हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th भारत संसाधन एवं उपयोग, जो बिहार बोर्ड का ये किताब है। और इसमें हम जल संसाधन यानी टॉपिक नंबर 6 है, इससे संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन बनते हैं, जो फैक्ट बनते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इन सारे क्वेश्चन को मैंने एक नोट्स के रूप में, PDF के रूप में तैयार किया है और उसे समझाने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि यह वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगे। सारे क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हैं, तो अपना एक सपोर्ट हमें ज़रूर दें और अपने तैयारी को इस चैनल के माध्यम से बेहतर बना सकें और इस परिवार का एक हिस्सा आप भी बन सकें। सो चलिए दोस्त, अगर इससे पहले के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने इसके जो भी इससे पहले के टॉपिक बने हैं, उन टॉपिक को मैंने अच्छे तरीक़ा से समझाने का प्रयास किया है। सो दोस्त, इस वीडियो में मैं इसका जो भी क्वेश्चन बनता है उसे कवर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन सामने है। तो दोस्त, आपको बता दें कि जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और आप तो जानते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पृथ्वी के ऊपर जो उसका कलर जाती है जल की, वो नीला कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपको बता दें कि जो हमारी भूमि होती है, तो ये जो है पूरा मान लीजिए ये हमारी भूमि हो गई, और इस भूमि में जो ये अपने आप में 100% होगा, तो 100% में 71% जल है, यानी कि 2/3 भाग जल है और बाकी का 1/3 भाग जो बच गया वही क्या है, स्थल है। तो आप ये भी समझिए इस क्वेश्चन के माध्यम से कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 71%, और कितना परसेंट स्थल है, तो 29%। या फिर अगर बट्टा में आंसर दिया रहे तो आप इसे ऐसे समझेंगे 2/3 भाग क्या है, जल है, और 1/3 भाग जो है स्थल है, ठीक है। आशा है कि ये पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। दोस्त, मैं इसी तरह से सारे क्वेश्चन को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास किया हुआ है। आप बस वीडियो को अच्छे तरीक़ा से देखें और कंटेंट अच्छा लगे तो आप एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। दोस्त, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, तो यहाँ पे महासागर की बात कर रहा है। अब देखिए, कुछ जो जल होते हैं, इसका आंसर सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, घ होगा 96.6%। क्या होगा मेरे भाई, 96.6% होगा इसका आंसर, ये ख नहीं होगा। देखिए, अब इसका मतलब ये है कि आप कहिएगा कि अभी हमने क्या बताया है, 71%। अभी हमने क्या बताया मेरे भाई, तो 71%। तो देखिए, 71% अपने आप में 100% के बराबर है। यानी हम आपको ऐसे कहें कि मेरे दोस्त, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है मेरे भाई, ये अपने आप में 100% है कि नहीं है, तो आप कहिएगा बिल्कुल है। अब मेरे भाई, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम कहें ये स्थल हो गया, तो इस स्थल को हम अगर इसमें से निकाल दें, तो इसको अगर पूरा गोला बनाए, तो ये मान लीजिए कि ये स्थल नहीं, ये जल है। ये क्या है मेरे भाई, ये जल का भाग मैंने बचाया है। यानी जो 71% है, इसी अब 100% अपने आप में बना दिया। अब ये 100% मेरे भाई हो गया, तो उसमें जो जल है, जल सारा जल क्या सागरे में है, महासागरे में है, नहीं है। जो भूमि पे है वो जल हम लोग पीते हैं। अब भूमि पे जो है, भूमि पर किस रूप में है मेरे भाई, तो नदी में है, ठीक है। नदी में है, तालाब में है, ठीक है, तालाब में है, पोखरा में है, कुआं में है, भूमि के अंदर है। यानी इस प्रकार आप इस क्वेश्चन के आंसर तक अब आप पहुंच गए होंगे कि जो है लगभग 2 से 3% ऐसी है
भूमि पर जल जो हम पीने योग्य है, और उसमें भी कुछ है जो नहीं पीने योग्य है। यानी इस प्रकार आप ये समझे कि लगभग 3.5% जो जल बचा है वो भूमि पे है, और पीने योग्य कितना है, 2.42% भूमि पर जो जल है यही पीने वाला है। और इतना ना हम लोग जल का दोहन करते हैं जिसका कोई भी जवाब नहीं है। और कितना रिस्क जाता है भूमि में ये भी आप समझते हैं, बारिश कैसे हो रहा है ये भी समझ रहे हैं। तो भूमि के अंदर पानी को रिस्क जाना भी ज़रूरी है। अगर पानी रिस्क नहीं जाएगा धरती के अंदर तो जो भूमि की नमी है, यानी कि आपका कल जो है, नल जो है, दमकल जो है, अगर 100 फीट पे पानी दे रहा था, 100 फीट पे पानी दे रहा था, तो अब उसका लेयर भाग जाएगा। और आपको ये भी पता है कि पृथ्वी परत बाई परत बनी है, हर परत में पानी नहीं मिलता है। जहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर 100 फुट पे पानी है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि 102 फीट हम लगाएंगे कल, मतलब पाइप गाड़ देंगे तो पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस वो जितना आदमी बता दिया 100 से लेके और 102 फीट तक ही पानी है, तो बस उतना ही में पानी मिलेगा, उसके बाद या पहले नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि पानी कितना कीमती है। जल बचाओ जीवन बचाओ। तो दोस्त आपका 3 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। तो पंडित नेहरू जी जो थे, पंडित नेहरू जी सबसे पहले बहुउद्देशीय परियोजना को दिए थे, उसके बारे में बताए थे। तो इन्होंने ही भारत का मंदिर, जो देश के बांधों को भारत का मंदिर की संज्ञा दिया था। तो इस प्रकार 3 नंबर का आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा ग हो जाएगा, नेहरू जी, पंडित नेहरू या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है। तो ये देखिए दोस्त, जो हम लोग का शरीर जो है ना, इसमें कई प्रकार के तत्व मिलके बने होते हैं, जिसमें जल की जो मात्रा होती है मेरे भाई वो कितनी होती है, 65% तक होती है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का उत्तर। अब देखिए आप यहाँ पे कहिएगा कि घ होगा, तो देखिए दोस्त ये बहुत करीब करीब है, तो इसका आंसर 65% ही ज़्यादातर सही माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें जो बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर जो है आप घ लगा सकते हैं हद तक, लेकिन आप देखिए 65% लगाएंगे तो आपका सही होगा। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, जो मानव के शरीर है उसमें 65% जल की मात्रा होती है। ठीक है, ये आप 65% ही रटेंगे, समझेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो दोस्त यहाँ पे जो आर्सेनिक होती है, जिसे हमारे शरीर में कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, अति जल दोहन से आर्सेनिक की मात्रा हो जाती है, यानी बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, और मैं अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। आप तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और मैं आपको आंसर के तह तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो मेरे मित्र आपका अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, और उसका आंसर आपके सामने है, बस आपको समझना है और दिमाग में उतारना है। देखिए दोस्त, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं, जिसे भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जो 1962 तक प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, और अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। उत्तर में आप लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में वे होते हैं या वो होती है जिनका उद्देश्य एक से अधिक कार्यों को
पूरा करना होता है, जैसे सिंचाई करना, बिजली उत्पन्न करना, बाढ़ नियंत्रण करना, मछली पालन करना, पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं, देश के विकास और जल संसाधनों के प्रभाव उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भारत का सबसे बड़ा परियोजना क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है, जो कि सतलज नदी पे बनाया गया है। अब देखिए मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आप ये जो नदी है, मेरी नदी ऐसी आ रही है, अब इस नदी के ऊपर आपने यहाँ पे डैम बना दिया, बांध बना दिया। अब इस बांध से अगर इसमें नदी का पानी फ्लो होगा, ज़्यादा मात्रा में आएगा, तो आप नदी का शटर उठा देंगे, यहाँ से क्या करेंगे, नदी का शटर यहाँ पे हटा देंगे, तो इसका रफ्तार बढ़ जाएगा। तो ये हो सकता है कि इस साइड में, मतलब इस साइड में पानी की मात्रा चला जाए, जिसे आप बाढ़ कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बनाया गया है, ताकि हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे पानी की मात्रा रफ्तार में है, तो ये जो बांध है, यहाँ से नहर हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, तो इस नहर में पानी को छोड़ देंगे। इधर नहर निकाला हुआ है अलग अलग, तो इसमें पानी छोड़ देंगे, जिससे इसकी पानी की रफ्तार को कम किया जा सकता है, और फिर उसके बाद में पानी को इस स्लाइड में छोड़ा जाएगा, जिससे हमको क्या मिली, जन मन की क्षति से बचे। दूसरी बात, जहाँ पे पानी की आवश्यकता है पानी पहुँचा। अब देखिए होता क्या है मेरे मित्र, कि जिस भी एरिया में, हर क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं है, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन क्षेत्रों में, यानी कहने का मतलब है कि हर जगह आप पाइप नहीं काट सकते हैं, हर जगह आप पानी नहीं निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे नदी के पानी पिया जाता है। जैसे आप कहावतों में सुने होंगे कि यमुना नदी के पानी को पूरा दिल्ली पी गया, फिर भी नहीं पेट भरा, पानी की कमी हो गई, किल्लत पड़ जाती है, ठीक है। और भारत में सबसे प्रदूषित नदी ही है यमुना। अब आप समझिए, उस प्रदूषित नदी का पानी नहीं बचता है, तो और क्या बात करें, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, तो नदी की पानी भी मिलना मुश्किल है। अब इसे बांध बनाने से जो हमारी नदियाँ हैं, नदिया के ऊपर हमने बांध जो बना दिया, तो इससे यहाँ पे नहर मैंने निकाला है, और इस नहर में हमने पानी को छोड़ा है ताकि सिंचाई हो सके। और यहाँ पे मैंने जो बांध बनाया है, इस बांध से हम बिजली बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जनमनहन की क्षति से बचाया जा सकता है। तो ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का उद्देश्य है, और इसीलिए इसे भारत के जो विद्वान थे, वे बहुत ही त्रिकालदर्शी होते थे। बहुत समय बाद की घटनाओं को वो भांप लेते थे और बता देते थे कि ये सही है तो ये गलत है। देखिए कितने अच्छे विचार के उस समय के लोग होते हैं, और आज के ज़माना का आप देख लीजिए नज़र उठा के। तो दोस्त मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे ध्यान से देखेंगे। जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? तो जल संसाधन जिमरमैन ने कहा ही था कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर की बात करें, जल संसाधन का प्रमुख उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सबसे पहले आप भोजन के लिए करते हैं, भोजन के रूप में, जैसे पानी पीने के लिए करते हैं, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, शौच या फिर कृषि कार्य करने के लिए, पानी पीने के लिए, औद्योगिक कार्यों में करते हैं, पनबिजली बनाने के लिए, बाढ़ नियंत्रण में भी, मछली पकड़ने, परिवहन के लिए। इसके अलावा यह घरेलू कार्यों, स्वच्छता के लिए भी आवश्यक होता है। जल संसाधन का प्रबंधन कृषि और उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, निभाता है। यानी जल संसाधन हमारे लिए कितना उपयोग है, जल ही जीवन है, आप सुने होंगे। इससे जो है, देखिए दोस्त, जरूरी नहीं है कि मैं जो समझाऊं वहीं आप समझें, वहीं लिखें। आप अपने दिमाग से जितना बेहतर तरीक़ा से आप समझ सकते हैं उतने अच्छे तरीक़ा से समझिए। हमारा बस इतना काम है कि आपको सही दिशा दे सके। एक गुरु का काम क्या होता है कि बच्चों को सही दिशा, सही गाइडेंस दे सके, बाकी चलना तो उसी बच्चा को है। इसीलिए कहा जाता है गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी हो गया।
तो दोस्त यहाँ पे आप समझिए कि जल संसाधन से हम क्या क्या कर सकते हैं। आप ऐसे अपने पे लेके सोचिए। जल पीने के लिए ज़रूरी है, कपड़ा धोने के लिए ज़रूरी है, शौच करने के लिए ज़रूरी है, उद्योग धंधा के लिए ज़रूरी है, कृषि कार्य करने के लिए ज़रूरी है। अब इस पे बहुत सारा आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे लिखने के लिए भी पाबंदी भी होती है, उसी आधार पे आप लिखेंगे। अब देखिए मेरे मित्र, आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है, अंतर्राज्य जल विवाद के कारण क्या है। तो यहाँ पे अंतर्राज्यीय जल विवाद का कारण पूछा गया है। अब देखिए मेरे भाई, इसे आप ऐसे समझिए कि जल विवाद तभी होता है जब आप जल को हमें ज़रूरत है और आप रोक के रखे हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये नदी जा रही है ऐसे ऐसे, ठीक, और इस नदी के अंदर जल जा रहा है, तो ये राज्य क्या किया, इस जल को रोक लिया, अपने फायदेमंद के लिए जल आगे नहीं जाने दिया, जिसके कारण यहाँ के जो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जल इसको भी ज़रूरी है, इसको भी ज़रूरी है, इसलिए ये बांध से लेकर के इस राज्य में और इस राज्य में क्या होगा कि टकराव होगा। इस साइड में और इस साइड, दोनों साइड में टकराव होगा, जिसके कारण उसी क्षेत्र को, ये वाले जो पॉइंट आपके बने, ये वाले यहाँ पे जल विवाद का कारण बन जाता है। यानी दो राज्यों से, दो से अधिक राज्यों के बीच में जल को लेकर के जो विवाद होता है उसे अंतर्राज्यीय जल विवाद के नाम से जाना जाता है। आशा है कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसके आंसर तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। अंतर जल राज्य विवाद का मुख्य कारण जल संसाधनों का असमान वितरण है। अभी आपने क्या समझा कि वो जल ज़्यादा रोक लिया, ये जल कम रोक लिया, उसको कम मिला। ऐसे मान लीजिए 1 गिलास पानी है और 2 आदमी को पीना है, तो आप बराबर बराबर कैसे पिएंगे। वो कहेगा कि ये घुट ज़्यादा पी लिया या फिर मुझे कम दिया, तौल के पिएंगे तो जाके सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो तौल नहीं सकते हैं नदी के पानी को। आप कैसे तौल सकते हैं, नहीं तौल सकते हैं ना, तो इसी कारण विवाद होता है। यही कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद का मुख्य कारण जल संसाधनों का असमान वितरण है। विभिन्न राज्यों के बीच में नदियों और जलाशयों से जल के बंटवारे को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। जल की मांग में वृद्धि, जल संसाधन का अति दोहन और सूखे की स्थिति में विवाद होता है, जैसे कि कावेरी जल विवाद, सिंधु जल विवाद, ठीक है। ऐसे कई नदियों का जल विवाद है, ठीक है। और ये तभी होता है, मान लीजिए किसी राज्य को जल की ज़्यादा ज़रूरी है और कोई राज्य उसे पानी को रोक लिया, जाने नहीं देता है। जैसे यमुना नदी के पानी को दिल्ली सरकार ने रोक लिया था, ठीक है। अभी तो रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, लेडीज, ठीक है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल थे। यानी वो क्या किए थी, दिल्ली में पानी को रोक लिए, जिसके कारण उसके आसपास के राज्यों में पानी की अनुपलब्धता हो गई, यानी पानी की कमी हो जाती है। या फिर उससे, उस नदी के पानी से जो सिंचाई होती थी उसको नहीं मिलेगा पानी, तो सिंचाई नहीं कर पाएगा, जिसके कारण से वो मुकदमा दायर करेगा सरकार को कि हमें कृषि करने के लिए जल नहीं मिल पा रही है। तो दोस्त, इस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आज 3 नंबर मैंने ख़त्म कर दिया और 4 नंबर है, अभी 4-5 2 क्वेश्चन और है। जल संकट क्या है, तो आप जल संकट के बारे में ऐसे लिख सकते हैं कि जल को कैसे बचाया जाए, वही जल संकट होता है। यानी इसे आप ऐसे लिखिएगा, चलिए देख देते हैं हम कैसे लिखेंगे। अब जल संकट के बारे में, जल संकट एक तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता या फिर उसकी मांग में कमी हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको जल ज़्यादा ज़रूरी है और कोई जल छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे ऐसे समझेंगे, जल संकट तब उत्पन्न होती है जब किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता उसकी मांग से कम हो जाती है। इसका कारण जल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, अनियमित वर्षा और जल प्रबंधन की कमी है। जल संकट से कृषि, उद्योग और पानी पीने की कमी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। जो लोग
जल जो लोग जीवन के प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जो लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब देखिए, अभी आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे हम। देखिए मेरे भाई, ये मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पे एक बांध बना करके इस साइड के जो राज्य हैं जल के स्तर को रोक लिया, लेकिन जैसे बाढ़ आया तो यही राज्य ने क्या किया, इसी राज्य ने मेरे भाई क्या किया कि जल की मात्रा को ये शटर खोल दिया और जिसके वजह से यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से इधर बाढ़ आ गया। यानी कि इस वाले एरिया में कहीं का भलाई नहीं रहा। नहीं मित्र, इस वाले एरिया में, नीचे वाले क्षेत्र में कहीं का भलाई नहीं रहा। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो भी वो छोड़ देगा, कम पानी है तो रोक ही लेगा। तो इसीलिए जल संकट का महत्वपूर्ण कारण है कि जल की अनुपलब्धता की कमी को दूर कैसे किया जाए, वही जल संकट कहलाता है। आप उसका बचाव ऐसे कर सकते हैं कि जब बारिश हो तो भूमि के अंदर उस पानी को डालें, पर्यावरण की सुरक्षा करें, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं जिससे वर्षा हो। ठीक है, यही कारण है। यानी कि जल का पुनर्चक्रण करना ही जल संकट से मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इसमें जितना ज़्यादा पौधा लगाएंगे जिसके कारण से पर्यावरण स्वच्छ होगा और समय के अनुसार बारिश भी होती रहेगी। तो ये जल संकट के कारण हो गए। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करें। तो दोस्त, भारत की नदियाँ हो या फिर किसी भी देश की नदियाँ हो, प्रदूषण तभी होती है जब उसमें कचरा चला जाता है। अब ये कचरा कैसे जाता है, उसका समाधान क्या है, ये आप खुद जानते हैं। जैसे उसमें कचरा तो तभी जाएगी जब आप घर का कचरा एक जगह पे इकट्ठा नहीं करते, उसे जलाते नहीं हैं, नष्ट नहीं करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं, रोड पे फेंक देते हैं। और वही रोड पर का पड़ा हुआ कचरा बारिश होता है, पानी के माध्यम से बह के नाला में जाता है, नाला से नहर में जाता है, नहर से नदी में जाता है, नदी से सागर में जाता है, सागर से महासागर में जाता है। और इसी के कारण वो प्रदूषण फैलाता है। और वही कचरा जो होती है कभी कभी हमारे खेतों में जाके जो भूमि की उर्वरता शक्ति है उसे नष्ट कर देती है। तो यही है जल प्रदूषण। अब इसके अलावा जल प्रदूषण में क्या होता है कि जो भी हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, फसल के पैदावार अच्छी हो, जिसकी वजह से हम कीटनाशक का बार बार प्रयोग करते हैं, वो भी जल प्रदूषण का एक प्रकार का कारण है। जो उद्योग धंधे होते हैं मेरे मित्र, उद्योग धंधे जैसे चिमनी का धुआं और उससे संबंधित जो भी कचरा होते हैं, पानी, बेकार पानी, वो भी जल प्रदूषण का कारण है। तो दोस्त, ऐसे आपको कितने सारे जल प्रदूषण के कारण मिल जाएंगे, लेकिन हमें उतनी की ज़रूरत नहीं है। हमें बस उतनी लिखनी है मोटे मोटे अक्षरों में, ताकि हमको अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, तो देखिए दोस्त, यहाँ पे उत्तर लिखा गया, भारत की नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में घरेलू और औद्योगिक कचरे का नदी में निस्तारण, कृषि में उपयोग के लिए किए गए रसायनों का बहाव, सीवेज की अशुद्धियाँ और धार्मिक अनुष्ठानों के अवशेषों का नदी में प्रवाह शामिल है। यहाँ पे धार्मिक का मतलब हुआ कि जैसे भी हिंदू धर्म हुआ या सिख, मुस्लिम, पारसी, कोई भी धर्म हुआ, जो भी फूल माला होती है वो सभी अगरबत्ती भगवान के नाम पे चढ़ाते हैं, लेकिन वो सारे कचरा के रूप में नदी में ही तो बह के जाती है। तो ये भी जल प्रदूषण के कारण है। इसके अलावा इन कारणों में नदियों का जल प्रदूषण, जल दूषित हो जाती है, जो मानव स्वस्थ और जलीय जीवों के लिए हानिकारक होता है। इससे ये नहीं समझे कि सिर्फ हम जल में प्रदूषण को कर दिए तो उससे हमारी कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि नदी के अंदर जो नदी के पानी को स्वच्छ करती है, जो जीवाणु होती है या फिर जो जीव होते हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और जिसके कारण से बैक्टीरिया को जो जीव खाते थे वही मर जाएंगे। तो बैक्टीरिया कैसे मरेगा, बैक्टीरिया कैसे ख़त्म होगा, और वहीं जल प्रदूषण बन जाती है और प्रदूषण से हैजा जैसी बीमारियां होती है। समझ में आ गया होगा 5 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका दोस्त ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है लघु उत्तरीय का।
और हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और 2 क्वेश्चन और है। आप वीडियो में बने रहें, इस क्वेश्चन को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आपका अगला दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय है। तो मैंने अभी जो आपको कई सारे कारण बताए हैं, आप इसमें से कोई भी कारण को लिख सकते हैं। चलिए दोस्त, हम आपको किस तरीक़ा से इसे और अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, इसे इस माध्यम से आप देख सकते हैं। उत्तर में जल संरक्षण का अर्थ है पानी के उचित प्रबंधन, यानी पानी को हम नहीं रोके, उसमें कचरा नहीं बहाए और उसे बर्बाद होने से बचाए। यानी पानी जो भी आ रही है, जैसे वर्षा के पानी को भूमि के अंदर कैसे डालें, भूमि के अंदर डालने से भूमि की जो नमी है बरकरार रखती है, उसका स्तर नहीं भागता है। यहाँ पे ऐसे आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है मेरे भाई कि हम लोग कचरा को जो छोड़ देते हैं, जो प्लास्टिक की कचरा होती है एक लेयर बना लेती है भूमि के ऊपर, और वो लेयर जो होती है पानी को अंदर नहीं जाने देती है। जैसे कि आपके घर के ऊपर छत तो होगी जिसके कारण से घर के अंदर पानी नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार से भूमि के ऊपर एक पतली सी चादर बन जाती है प्लास्टिक की, जिसके कारण से भूमि के अंदर जो होती है पानी नहीं रिस सकती है, नहीं जाती है, जिसके वजह से भूमि की नमी नहीं बन पाती है और जल के स्तर लगातार नीचे भागती जाती है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कि जो हमारा नल है, पाइप है, यानी कल 5 फीट पे मतलब 15-20 फीट पे हला है तो पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, नहीं आता है, कल भी सूख जाता है, ऐसे सुने होंगे। तो इसका मुख्य कारण यही है। तो दोस्त, इससे आगे बढ़ते हैं। जल का सही तरीके से उपयोग कर भविष्य के लिए इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना ही जल संरक्षण कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्त। इसका उद्देश्य जल स्रोतों को पुनर्भरण और स्थायित्व प्रदान करना है। जल संरक्षण के उपयोग में वर्षा जल संचय, इसके अलावा ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों का उपयोग करना, यानी कि हम लोग ऐसे तकनीकी का इस्तेमाल करें जिससे पानी की कमी को महसूस नहीं करना पड़े। यानी पानी की कम पानी से भी हमारा कृषि अच्छी तरीक़ा से हो सके। यानी ऐसा नहीं है कि जो उसे पूरा खेत को गिल करेंगे तभी पौधे को लगाएंगे। यानी हमें जहाँ पौधा लगाना है सिर्फ वहीं पे पानी देंगे तो भी पौधा वो लग जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे ही करने से हमारी पानी की कमी को महसूस करने से बच सकते हैं। यानी पानी बरकरार रहेगा, पानी की नमी बनी रहेगी। अब होता क्या है कि 2-3 पौधा है, उसमें पानी देना है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़मीन में पूरा पानी छोड़ देते हैं, क्योंकि मोटर से चलाना है, बिजली 10 रुपया लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं समझते हैं वो पानी कहाँ गया, भूमि के अंदर तो पूरा जाएगा नहीं और पानी वाष्पित हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा। तो पानी को हमको बचाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, जल संरक्षण के उपायों में वर्षा के जल संचयन, ड्रिप सिंचाई जैसे तकनीकी का उपयोग पानी की बर्बादी से रोकना है। यानी बेकार के जल अगर कहीं गिर रहा है तो उसे रोकना है। जलाशयों का निर्माण करना है ताकि वर्षा के पानी को संचित किया जा सके, संचय किया जा सके। इसके अलावा वृक्षारोपण करेंगे जिससे पर्यावरण को संतुलन बनाया जा सके, और जल पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियाँ को हम शामिल करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, नदी नाले झील तालाब प्रदूषण को रोकना पड़ेगा। इसके साथ ही जो प्लास्टिक का कचरा है उसे इकट्ठा करके जलाना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, और जैविक कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, इसके अलावा नदी झीलों तालाबों के प्रदूषण को रोकना भी जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों में जल संरक्षण के प्रति उसे जागरूक करना पड़ेगा, और जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपनाना भी जल संकट से बचने का एक आवश्यक तरीका है। यानी इस क्वेश्चन से आप ये समझे कि जल संसाधन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और जल को बचाना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपका दीर्घ उत्तरीय पहला प्रश्न खत्म हुआ और मैं दूसरे प्रश्न की तरफ मूव कर लिया हूँ, जो कि आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वर्षा जल की मानक जीवन में क्या भूमिका है।
इसे संग्रह व पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो अभी तक आप यही पढ़ रहे हैं कि जल संरक्षण के बारे में, कि जल को कैसे बचाया जाए, क्या किया जाए कि जल बच सके। ऐसे मान लीजिए हमको कपड़ा खींचना है तो क्या करें कि कपड़ा खींचने के बाद भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे पानी की अनुपलब्धता है वहाँ पे जो दोस्त है, जो हम वहाँ पे व्यक्ति नहाता है ना, उस पानी को वहाँ पे एक टंकी में जमा करके उस पानी को रिफ्राई करके उसका इस्तेमाल फिर से कपड़ा धोने में किया जाता है, और फिर लास्ट में उस कपड़ा को अच्छे पानी से फिर से साफ किया जाता है, या उस पानी को मतलब इकट्ठा करके सिंचाई में भी यूज किया जाता है। और मैंने अपनी आँखों से देखा हुआ है दोस्त, गुजरात की एक फैक्ट्री थी टायर की, ठीक है दोस्त, उस फैक्ट्री में मैं गया भी हूँ। उस फैक्ट्री का नाम है बीटा करके, इस तरह से कुछ नाम है, ठीक है दोस्त। बिकाटू नहीं, उसका भले ही क्या नाम है, मतलब वो टायर की एक फैक्ट्री है और वो भुंज के पास में है, ठीक है, गुजरात में पड़ता है। तो वहाँ पे उस फैक्ट्री में मैं किसी काम से गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वो कितनी बड़ी फैक्ट्री है, और वहाँ पे पानी जो है, पानी को कैसे रिफ्राई करके उस पानी का इस्तेमाल उसी में फिर से किया जाता है। वहाँ पे जो लोग नहाते हैं उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, फिर से वहाँ पे उस जो उद्योग है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि पीने के लिए। ऐसा नहीं समझिएगा, मतलब जो हम लोग नहाते हैं, जो हम लोग का बाथ का पानी है, शौचालय का पानी है, उस पानी को इकट्ठा करके उसे सही उपयोग में लाना ही जल का संतुलन बनाना कहलाता है। अब चलिए दोस्त, इसके उत्तर के तरीका से हम समझ सकते हैं कि कैसे जल की क्या भूमिका है और उसे कैसे पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि भूमि के नमी को बरकरार रखना ही जल संतुलन कहलाता है, जल पुनर्चक्रण कहलाता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। वर्षा जल जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जल का मुख्य प्राकृतिक स्रोत है। मानव जीवन के लिए इसका उपयोग कृषि, पेयजल, उद्योग, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए। वर्षा जल के संग्रह की विधियाँ में प्रमुख रूप से छतों के जल, यानी जो बारिश होती है छत के ऊपर जो पानी होता है उस पानी को इकट्ठा करके भूमि के अंदर पुनर्पूर्ति कर देना, जल संकट से बचा जाता है। जल को टंकियों में भूमिगत जलाशयों में इकट्ठा करना शामिल है। यानी मैंने आपको जो भी अभी तक बचाया वो सारा इस नियम पे लागू होता है, फॉलो होता है। इसे वर्षा जल संचय भी कहते हैं। पुनर्चक्रण की विधियों में पानी को स्वच्छ करके घरेलू औद्योगिक कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है। यानी अभी आपको क्या बताया, गुजरात वाला कहानी मैंने आपको जो अभी समझाया है वही बात तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हम लोग स्वच्छ का पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन धोने में, उस पानी को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उस पानी को रिफ्राई करके हम सिंचाई कार्यों में या फिर नहाने के इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसको रिफ्राई करना है, मतलब पानी की सफाई करनी है। अब देखिए होता क्या है कि अगर जो नहाया गया पानी उसमें साबुन होगा यानी डिटर्जेंट होगा, और वो पानी अगर आप मतलब कृषि कार्य में देंगे तो पौधे नष्ट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, फसल नहीं होगा। तो इसलिए वो पानी पौधा में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस पानी को रिफ्राई कर दिया जाएगा तो वो पानी वहाँ पे यूज हो सकता है। यहाँ तक कि ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति स्पेस में जाता है ना, उसको अपना यूरिन पीना पड़ता है कैसे, तो उसे रिफ्राई करके, क्योंकि वहाँ पे पानी कहाँ से आएगा। तो ठीक उसी प्रकार जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ पे पानी को रीयूज किया जाता है, उसी पानी को बार बार यूज करना ही रीयूज कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि आप इस कहानी से ये समझ गए होंगे कि जल संकट से कैसे बचा जाएगा, जल पुनर्चक्रण क्या होता है, जल को पुनः वापसी क्या होती है। चलिए अभी हम एक और तरीका बताएंगे कि जल का पुनर्चक्रण कैसे होता है, बारिश कैसे होती है, इस चीज़ को बताएंगे।
इससे वर्षा जल संचय भी कहते हैं। पुनर्चक्रण की विधियों में पानी को स्वच्छ करके घरेलू और औद्योगिक कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है। यह विधि जल संकट को कम करने में सहायक है। नहरों, तालाबों और जलाशयों में वर्षा के जल को संग्रह करके खेती कार्यों और अन्य कार्यों के लिए पुनः प्रयोग किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर की सुधार भी होती है। अब देखिए दोस्त, यानी कि हमने जो जल के स्तर को बरकरार रखा है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि हमारी जो 5 फीट पे या 10 फीट पे जो नल है, चापाकल है, उसकी स्तर डाउन नहीं होगी, उतना ही पे रहेगी, यानी कि वो कल बिसकेगी नहीं। अब हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं और चलते चलते इस पॉइंट को आप ये समझिए कि वर्षा के जल को हम संग्रह करते हैं, यानी कैसे हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मित्र, आप ऐसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, ये जो हमारा है यहाँ पे हमने बना दिया ये कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने घर भी बना दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे दोस्त, और ये यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे महासागर है, ये सब के सब, ठीक है, महासागर है ये सभी, मतलब ये महासागर है और ये भूमि है, ये भूमि है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान लीजिए कि ये हमारे बादल है। अब क्या होता है दोस्त, और यहाँ पे मैं एक और इमेज आपको बनाना चाहूँगा, जो कि वो कहाँ गया, हाँ एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए ये एक पौधा मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है, और ये पौधा हो गया। अब ये देखिए ये जो समुंदर है, महासागर है, यहाँ पे क्या होती है, धूप निकलता है और यहाँ पे हमारे सूर्य महोदय हैं, ठीक है। ये यहाँ पे सन को हम बना देते हैं, ठीक है। और सूर्य से जो हमारा है किरणें निकलती है, ये आपको पता है। तो ये जो है चारों दिशाओं में ये अपना सूर्य का प्रकाश बिखरेगा, तो जाहिर सी बात है ये समुंदर में भी जाएगा, और समुद्र में जब जाएगा तो आपको ये पता है कि ये जो पानी है, यहाँ पे जो पानी होगी वो वाष्पित होगा। जैसे कि आप आग जब जलाते हैं और उसके ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं उसमें अगर पानी है तो वो वाष्पित होकर के जल करके उड़ जाती है, वाष्प हो जाती है, उसमें कुछ नहीं बचता है अगर सिर्फ पानी है तो, या फिर कोई धातु है या फिर कोई मेटल है या कुछ है तो वो बच जाता है, पानी उड़ जाता है। तो ये पानी क्या होती है, वाष्पित होती है। जैसे आप कपड़ा सुखाते हैं कि नहीं, तो कपड़ा सुखाते हैं तो क्या आप कभी सोचे हैं कि उसमें का जो पानी है वो कहाँ चला गया, कभी सोचे हैं? इसको ज़रूर सोचिए दोस्त। तो वहीं पानी वाष्पित होती है और वो बादल में जाती है, बादल में जाके जमा हो जाती है, और पर्यावरण हमारा अगर स्वच्छ है तो ये पर्यावरण स्वच्छता के कारण से यहाँ पे वर्षा होती है। और जब वर्षा होगी तो यहाँ का पानी मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ का पानी जो है, इस एरिया का पानी, और जहाँ जहाँ भूमि से वो पानी वाष्पित होकर के बादल बना है, ये बादल किसी निश्चित जगह पे जाके बारिश कराता है। और यहाँ पे मैंने जो ये ये घर जो मकान ये है, इस पे भी तो बारिश हो रहा है। अब जो बारिश यहाँ पे हुआ है ना मेरे मित्र, तो ये बारिश का पानी जो है, इस पानी को पुनः हमको अब इसी के अंदर ही भेजना है। तो इसे हम ये महासागर में तो नदी नाला के माध्यम से जाएगा, लेकिन धरती के पानी को पूरा करना है तो उसके लिए आपको उसी पानी को फिर से भूमि के अंदर भेजना पड़ेगा। क्यों? अब इस बात को आप ऐसे समझिए मेरे मित्र कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या कि भूमि के पानी को आप बार बार निकाल रहे हैं, और भूमि में जो पानी होगी उसकी कमी हो जाएगी, और जब भूमि में पानी की कमी हो जाएगी, आप उसे पुनः पूर्ति नहीं करेंगे, तो उसका अर्थ है कि भूमि की जो लेयर है वो नीचे भाग जाएगी। यानी आप ऐसे समझिए दोस्त
आप ऐसे समझे मेरे मित्र कि जो हमारे धरती के ऊपर 71% जो शुरू में मैंने आपको जल बताया था, जिसमें आपका 96.5% जो जल था वो महासागर में है। यही महासागर का जल, यही नदी का जल, यही पोखरा तालाब का जल जो वाष्पित होता है, ये बादल बनाता है और कहीं ना कहीं बारिश कराता है। और हम क्या करते हैं कि जो भूमि के अंदर जो जल है, उस भूमि के अंदर के जल को हम क्या करते हैं, निकाल करके यूज कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। तो आप ज़रा हमें ये बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या वो धरती के पानी का लेयर कम होगा कि नहीं होगा? क्या वो पानी को बरकरार रखना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यदि आपके पास 100 रुपया चाहिए आपको पॉकेट खर्चा के लिए, अगर आपका रोज़ का खर्चा 100 रुपया है, दिनचर्या का खर्चा 100 रुपया है, अगर किसी दिन कम हो गया तो क्या आपका वो खर्चा पूरा हो पाएगा? नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो उसे पूरा करने के लिए 100 रुपया ही आपको चाहिए। 2-4 रुपया कम रहेगा तो मैनेज होगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार जो भूमि है मेरे मित्र, तो भूमि के ऊपर जो यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बनता है। क्या बनता है मेरे मित्र? इस भूमि के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे देखिए जो पेड़ पौधे हैं, इसके वजह से हमारा क्या बनता है, संतुलन बनता है। ठीक है, इसके वजह से संतुलन बनता है। और यहाँ पे जो बादल महाराज है, ये समुद्र के पानी को वाष्पित करते हैं, नदी के पानी को वाष्पित करते हैं, और फिर से क्या होता है, बादल बनता है, और इस तरह से क्या होता है, बारिश होता है। और बारिश होता है, वही पानी धरती पर आया और उसी पानी को हमको बचाना है। अब उसे आप कैसे बचाएंगे, ये भली भांति आप समझ चुके हैं, इतना देर से मैं वही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कैसे पानी को बचाएंगे और कैसे रीयूज करेंगे, आप उसी तरह से समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन एक यहाँ पे आंसर आपको है। और पीने योग्य मात्र इतना ही है, 2.5%। ठीक है, 2.42% बोला जाता है, जो कि 2.5% मतलब 2.5% ही है जो मिट्टी पे है। अम्लीय मृदा जल है जो पीने योग्य है। तो दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ गया होगा। और बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ इसके लिए कि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर जोड़ें। और इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो